प्रसाद जी से निराला जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। छायावाद के अपने समान धर्मा कवियों में वे प्रसाद जी को अग्रणी मानते थे और ये मानते थे कि छायावाद के प्रवर्तक मूलतः वे ही है। पद्म जी के प्रति उनमें स्पर्धा का भाव था। महादेवी जी उनकी अनुजा थीं। स्वयं भी कभी कभी प्रवर्तन का दावा करते थे, पर प्रसाद जी के सामने वे नतशिर रहते थे। उनकी एक पुस्तक जो गीतिका नाम से प्रकाशित हुई है, उसकी भूमिका प्रसाद जी ने लिखी है और मेरा जहाँ तक ज्ञान है, इसके अतिरिक्त और किसी पुस्तक की भूमिका प्रसाद जी ने नहीं लिखी है। एक घटना उनसे संबंधित जिसका उल्लेख निराला जी ने किया भी है, उनका निबंध है पंडित नंदुरानी वाजपेयी। शायद वो संग्रह में यह निबंध संकलित है। उसमें बताते हैं कि एक बार पंडित नंदुरानी वाजपेयी, जो उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे, उनकी कोई हिंदी साहित्य समिति थी जिसके एक आयोजन में उन्होंने निराला जी को आमंत्रित किया था। निराला जी अपने गांव गढ़ाकोला से सज धज कर काशी गए और सबसे पहले राय कृष्णदास जी से मिले। फिर निश्चय ये हुआ कि प्रसाद जी भी उसमें चलेंगे। तो दूसरे दिन राय कृष्णदास जी की मोटर पर स्वयं राय कृष्णदास जी, प्रसाद जी और निराला जी इतर फुलेल लगा करके बैठे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। उसकी अध्यक्षता करनी थी पंडित रामचंद्र शुक्ल को, पर छायावाद नाम देखकर आखिरी क्षणों में वो बितक गए और किसी आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर चले गए। तब उसकी अध्यक्षता की दी गई अयोध्या से उपाध्याय हरियोत जी को, जो वहाँ अवैतनिक मानद शिक्षक हुआ करते थे। गोष्ठी शुरू हुई, निराला जी का वक्तव्य शुरू हुआ। थोड़ी देर तक तो उन्होंने छायावाद की व्याख्या की, उसके बाद स्वभावतः बहक गए और एक वाक्य बोल बैठे कि छायावाद को समझना आज के साहित्यकारों को या समीक्षकों को उतना ही कठिन लगता है जितना किसी हाई स्कूल के विद्यार्थी को एमए का पाठ्यक्रम समझना। ये सुनकर नंदुरानी जी भी संकुचित हुए और उपाध्याय जी भीतर भीतर नाराज हो गए और वे लवशंका के बहाने गोष्ठी छोड़कर चले गए। तब वाजपेयी जी ने ही अध्यक्षता संभाली। उनका पूरा व्याख्यान हुआ, जिसको युवा पीढ़ी ने बहुत सराहा। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण प्रसाद जी के संबंध में कुछ मौखिक रूप में, कुछ लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष ये है कि वे प्रसाद जी को बहुत मानते थे। मैं प्रसाद जी की दूरदृष्टि की चर्चा कर रहा हूँ। आज से 100 साल पहले उन्होंने 21वीं सदी के भारत का क्या दृश्य देखा था और उसके अनुसार कैसी यूटोपिया बनाई थी। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है कामना। उसमें एक द्वीप है जिसमें तारा की संतान रहती है। उसकी रानी है कामना। उस द्वीप में बड़ी शांति है, बड़ा एकांत है, लोग आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अकस्मात तो एक ऐन्द्रजालिक युवक उसमें प्रवेश करता है। उसके पास 2 पदार्थ हैं, एक तरल पदार्थ है यानी मदिरा, दूसरा चमकीला पदार्थ है यानी सोडा। इसको लेकर द्वीप में प्रवेश करता है और लोगों को मदिरा पिलाकर और सोना दिखाकर चमत्कृत कर लेता है। सब उसके आगे पीछे नाचने लगते हैं और इन दोनों के लोभवश वे वो सब कुछ करने लगते हैं जिसको हम पाप कहते हैं। एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे का उत्पीड़न, चोरी चकारी, डकैती इत्यादि इत्यादि, जिनको आर्थिक अपराध माना जाता है और जो अमानसिक कृत्य कहे जाते हैं। यहाँ तक कि एक दृश्य देते हैं, अस्पताल है, उसमें कोई मरीज आया है, डॉक्टर उसका पेट फाड़ता है, सर्जरी करता है और फिर कहता है कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे जाओ तब मैं पेट से लूँगा। तो मुझे 2021 की बात याद आती है।
कि यह दुस्वप्न उनको कितने पहले आया था कि अर्थ का यह अनर्थ हो, जैसे संसार में व्याप्त है वैसे इस देश में भी फैल रहा है संक्रामक रोग की तरह। इससे बहुत तेजी से विमानवीकरण आएगा, कोई मानवीय नाता रिश्ता नहीं बचेगा, केवल अर्थ पिशाच बचेगा। तो उस ट्रेजेडी को दिखाते हैं, फिर उसका समाधान भी देते हैं। ये सब प्रतीक पात्र हैं, कोई लालसा है, कोई लज्जा है, कोई कामना है। एक पात्र विवेक नाम का है, बड़ा बुजुर्ग, वो सबको समझाता है लेकिन इसकी कोई नहीं मानता। पर इन अत्याचारों से जब जनता पीड़ित हो जाती है तो एक दिन एक स्थान पर एकत्र होकर विचार करती है, क्या हुआ, हम सब बड़े सुखी थे, इस बीच ऐसा क्या घटित हो गया कि जीवन में संघर्ष बढ़ गया। तो विवेक समझाता है कि इसका कारण है ये विदेशी युवक, विलास नाम का युवक, जो स्वर्ण और मदिरा के बल पर हम सबको दिग्भ्रमित कर रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। तो सब मिलकर निश्चय करते हैं कि विलास का परित्याग करो। सब उसको खदेड़ते हैं, वो भागता है, समुद्र में अपनी नौका लेकर जल्दी जल्दी भाग जाना चाहता है, और लोगों ने उससे जितना स्वर्ण संचित कर रखा था सब उठा उठा के फेंक कर उसी नौका में इतना भर देते हैं कि नौका डूब जाती है और विलास मुक्ति भी खत्म हो जाती। ट्रेजिक नाटक नहीं। प्रसाद जी ने इसके पहले कोई ट्रेजिक नाटक नहीं लिखा। वे सुखांत और दुखांत दोनों के बीच प्रसादांत नाटक बनाते थे, एक ऐसा समाधान देते थे जो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के बीच होता है। पर इसको ट्रेजिक बना करके उन्होंने अपने युग को एक संदेश दिया था जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। यही कामायनी का प्रतिपाद्य है। कामायनी की ईड़ा सर्ग में दरअसल आज के भारत का दृश्य है, जिसकी बहुत पहले कल्पना उन्होंने की थी और काम के शब्दों में उसको व्यक्त किया है। जो काम की अभिशाप वाणी है वो कलयुग का वर्णन है। प्रसाद जी की लखनऊ यात्रा, इसके बहुत प्रामाणिक संस्मरण तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जितना जो कुछ बुजुर्गों से सुनने को मिला है उसके आधार पर ही मैं आपको सूचना दे सकता हूँ। वो ये है कि किसी पारिवारिक आयोजन में भाग लेने के लिए वे लखनऊ आए थे और यहाँ मौलवीगंज नामक मोहल्ले में किसी मालवी परिवार के घर में ठहरे थे। वे ट्रेन से आए थे और उनके साथ 4 या 5 व्यक्ति थे, जिनमें एक रसोइया था जो उनका भोजन बनाता था, घर का नौकर था और पानी की सुराही और उन दिनों पनडब्बा साथ चलता था। तो ऐसे बहुत सारे सामान कई बोरियों में भर करके उसकी व्यवस्था लोगों ने की थी। यहाँ आयोजन से जब मुक्त हुए तो स्थानीय इंटर कॉलेज, जो अब वो पीजी कॉलेज है, जिसको JNDC जय नारायण डिग्री कॉलेज कहते हैं, उस वक्त कानकुब्ज इंटर कॉलेज था और उसके एक प्राचार्य थे श्री बालकृष्ण पांडे, जो यूँ तो अंग्रेजी के विद्वान थे लेकिन हिंदी साहित्य में उनकी बड़ी गहरी अभिरुचि थी। वे प्रसाद जी से मिलने गए और उनको राजी कर लिया कि वे विद्यालय में चलेंगे और छात्रों के समक्ष कविता पाठ करेंगे। उस काव्य पाठ आयोजन में निराला जी भी वहाँ थे और नगर के बहुत सारे लब्ध प्रसिद्ध साहित्यकार एकत्र हुए थे और प्रसाद जी ने उसमें लहर के कुछ गीत पढ़े थे। कौन कौन गीत पढ़े गए थे ये बताने वाला तो मुझे नहीं मिला, लेकिन बहुत गंभीर मुद्रा में उन्होंने बड़े उत्कृष्ट कोटि के गीत पढ़े जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो लखनऊ से जुड़ा उनका यही एक आखिरी संस्मरण है।